हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आज की हमारी नई क्लास में। और इस क्लास में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले की क्लासेस में हमने हिस्ट्री ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स डिस्कस किया था। आई होप आपने वो क्लास देख ली है और आपको अच्छी भी लगी है, और ये क्लास भी आपको बहुत अच्छी लगने वाली है। और अगर क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए फ्रेंड्स, आज देख लेते हैं हमारा आज का नया टॉपिक क्या है। उससे पहले एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि इकोनॉमिक्स को टू पार्ट्स में किसने डिवाइड किया है, प्रोफेसर रैगनर फ्रिश ने। वो टू पार्ट्स कौन से हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स जहां हम इंडिविजुअल लेवल पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स जहां हम इकोनॉमी को एज ए होल लेते हैं, यहाँ पर हम एग्रीगेट स्टडी करते हैं। फिर हमने देखा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स स्कूल ऑफ थॉट भी बोल सकते हैं। ये फर्स्ट था हमारे पास क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी दी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने, जो थे एडम स्मिथ, रिकार्डो एंड जेबी सेज एक्सेट्रा। ये थ्योरी फुल एम्प्लॉयमेंट एंड सेज लॉ ऑफ मार्केट पर डिपेंड है। इस थ्योरी में बोला गया है कि किसी भी इकोनॉमी में हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट रहती है। इनका इसका मतलब ये है कि जितनी भी सप्लाई होती है उतनी डिमांड भी होती है। सेज लो यही बोलता है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, मतलब सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड। बट अगर इन्हें ऐसा बोला जाए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सप्लाई हमेशा डिमांड के इक्वल रहती है, तो ये अपनी बात को समझाते हैं और ये कहते हैं कि समझिए, देखिए, हम यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि सप्लाई डिमांड के इक्वल रहेगी। अगर ऐसा कभी होता है कि डिमांड अगर नहीं होती है, मीन्स कम होती है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, प्राइजेस कम होने लग जाएंगे। और अगर प्राइजेस कम होंगे तो प्रोडक्शन कम होगा। क्यों? क्योंकि जो प्रोड्यूसर हैं उन्हें इनकरेजमेंट नहीं मिल रहा, तो प्रोडक्शन भी कम कर देंगे। अगर प्रोडक्शन कम होगा तो इससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगा। और अगर ऐसा होता है कि डिमांड कम है और उसकी वजह से प्रोडक्शन नहीं हो रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आ जाती है, तो उससे वेज रेट कम होने लग जाएंगी। मतलब जो लेबर है, उनकी वेजेस हैं, उसकी रेट कम हो जाएगी। अगर उनकी रेट कम होती है तो जो प्रोड्यूसर है वो ये सोचेंगे कि जहां हम पहले एक लेबर से काम लेते थे और उसको उतने रुपए देते थे, अब उतने हम दो या तीन लेबर को काम देकर उतने पैसे दे सकते हैं, तो वे ज्यादा लोगों को काम पर रखने लग जाएंगे। जब वे ज्यादा लोगों को काम पर रखेंगे तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आ जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन दूर हो जाएगी। तो ऐसा कहकर ये अपनी बात को समझाते हैं। फिर आगे आया केन्स। केन्स ने बोला कि ऐसा थोड़ी ना होता है कि किसी भी इकोनॉमी में हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट होती है। तो उन्होंने अपनी एक बुक दी जो 1936 में आई थी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। वहाँ उन्होंने बताया कि किसी भी इकोनॉमी में हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है, अनएम्प्लॉयमेंट भी होता है। तो अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो उसका रीज़न है एग्रीगेट डिमांड का कम होना। तो इन्होंने बताया कि एग्रीगेट डिमांड को अगर हम बढ़ा लेंगे तो हम फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन पर आ सकते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने के लिए इन्होंने बोला कि हमें इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहिए, मीन्स गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को बढ़ाना चाहिए। गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को बढ़ाने के लिए इन्होंने फिस्कल पॉलिसी की बात कही। इन्होंने बोला कि अगर गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ा देगी तो इससे लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी और फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन आ जाएगी। फिर आगे आए मोनेटरिज्म और नियो क्लासिकल थ्योरी, जो दी थी मिल्टन फ्राइडमैन ने। उन्होंने बोला कि नहीं केन्स, आप सही नहीं बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि फिस्कल पॉलिसी का यूज़ करें तो वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन दूर हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। अगर फिस्कल पॉलिसी का यूज़ किया जाता है तो उससे गवर्नमेंट ज़्यादा खर्च करने लग जाती है, तो जो प्राइवेट सेक्टर है वो डिस्करेज हो जाता है, तो इससे क्या होगा, प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं, इसकी जगह मॉनेटरी पॉलिसी का यूज़ करना चाहिए। तो उन्होंने बोला सप्लाई ऑफ मनी को आप चेंज करिए, इससे अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो जाएगी। तो उन्होंने बात की चेंजिंग द सप्लाई ऑफ मनी की। ठीक है, तो उसके बाद आई रेशनल एक्सपेक्टेशंस थ्योरी, या फिर जिसको बोल सकते हैं न्यू क्लासिकल थ्योरी। इसका जो ओरिजिन था वो था प्रोफेसर मूथ की 1960 में एक आर्टिकल आया वहां से। तो उनका आर्टिकल क्या था, जिसका नेम था रेशनल एक्सपेक्टेशंस एंड द थ्योरी ऑफ प्राइस मूवमेंट। तो यहाँ से ओरिजिन हो गया रेशनल एक्सपेक्टेशंस थ्योरी का, और उस थ्योरी को बाद में डेवलप किया प्रोफेसर लुकास एंड सर्जेंट ने।
तो ये क्या बोलते थे कि ना तो फिस्कल पॉलिसी और ना ही मॉनेटरी पॉलिसी काम करती है। उस टाइम पर जो काम करती है वो है पर्सन की रेशनल एक्सपेक्टेशंस। तो इसने उन दोनों को ही डिनाई कर दिया, बोला कि ये दोनों ही काम नहीं करेंगी, जो लोगों की रेशनल एक्सपेक्टेशंस हैं वो काम करेंगी। तो इस तरह से ये हिस्ट्री है हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स की। ठीक है, तो उस टाइम पे एक वर्ड और यूज किया गया था जब रेशनल एक्सपेक्टेशंस थ्योरी की हम बात करते हैं, तो 1970 में एक सिचुएशन आई थी स्टैगफ्लेशन की, जिस जिस टाइम पर क्या हो रहा था, प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे और अनएम्प्लॉयमेंट थी वो बढ़ती चली जा रही थी। केन्स ने ऐसा बोला कि फिस्कल पॉलिसी का यूज़ करिए, जैसे लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी ना, तो उससे लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, तो इससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो जाएगी। बट जब यहाँ पर बात की गई 1970 की, तो उस टाइम पे स्टैगफ्लेशन आ गया, प्राइसेस बढ़ रहे थे और साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती चली जा रही थी। केन्स की थ्योरी का यूज़ किया गया, बट ऐसा यहाँ पर कुछ काम नहीं हुआ। मॉनेटरी पॉलिसीज़ का भी यूज़ किया गया, तब भी कुछ काम नहीं हुआ, बस अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती चली जा रही थी। तो उस टाइम पर अनएम्प्लॉयमेंट जो बढ़ रही थी, वहाँ पर ये देखा गया कि वो रेशनल एक्सपेक्टेशंस की वजह से बढ़ रही थी। तो इसीलिए ये थ्योरी आई। ठीक है, तो ये कुछ हिस्ट्री हमने यहाँ पर डिस्कस की है। नेक्स्ट है यहाँ पर आज का हमारा टॉपिक, व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स जैसा कि नेम डिफाइन करता है, इसका वर्ड मैक्रो ग्रीक लैंग्वेज के मैक्रोज से लिया गया है, जिसका मतलब होता है लार्ज। मतलब यहाँ पर हम इकोनॉमी को एज अ होल लेते हैं, यहाँ पर इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम का एज अ होल स्टडी किया जाता है और जो एलिमेंट है उनको हम एग्रीगेट लेते हैं। एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड, जनरल प्राइस लेवल, नेशनल इनकम, एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा को एज अ होल लिया जाता है और लार्ज लेवल पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम को स्टडी किया जाता है। यहाँ पे हमने एक डेफिनेशन ली है अकॉर्डिंग टू सेपीरो। वे क्या बोलते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। मैक्रो इकोनॉमिक्स किसी भी इकोनॉमी को एज अ होल स्टडी करता है। ठीक है, तो यहाँ पर स्कोप है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या इंक्लूड होता है। फर्स्ट है हमारे पास थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम। यहाँ पर हम नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके डिफरेंट एलिमेंट्स क्या हैं, इसको कैलकुलेट करने की मेथड क्या है, वो सब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं और वो सब मैक्रो इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है। ओके, नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में क्या आता है, जो हमारी एम्प्लॉयमेंट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर हैं, जैसे कि एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट सप्लाई है, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट है, एग्रीगेट सेविंग है, ये सब एम्प्लॉयमेंट को अफेक्ट करते हैं। इन्हें हम मैक्रो लेवल पर ही स्टडी करते हैं और एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम आती है वो सब मैक्रो लेवल पर ही स्टडी की जाती हैं। फिर आता है थ्योरी ऑफ मनी। मनी की सप्लाई और मनी की डिमांड एम्प्लॉयमेंट को अफेक्ट करती है। इसे हम कहाँ स्टडी करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही स्टडी करते हैं। फिर आता है थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल। जनरल प्राइस लेवल में चेंजेस आते हैं, कभी इन्फ्लेशन आ जाता है तो कभी डिफ्लेशन आ जाता है। इन्फ्लेशन में प्राइसेस बढ़ने लगते हैं और डिफ्लेशन में प्राइसेस कम होने लगते हैं, तो इसको भी हम मैक्रो लेवल पर ही स्टडी करते हैं। फिर आता है थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें, तो जहाँ पब्लिक है किसी कंट्री की, अगर उनको रहने को अच्छा घर मिलता है, खाने को अच्छा खाना मिलता है, मतलब उनका जो लाइफ स्टाइल है वो अच्छा है, तो इससे क्या होगा, इकोनॉमी की ग्रोथ होगी, तो उसे हम मैक्रो लेवल पर स्टडी करते हैं। ओके, अगर बात करें थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड की, तो इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ में ट्रेड करती है तो उसे हम इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं। इसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इन सब चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होंगी, टैरिफ है या फिर प्रोटेक्शन है, ये सब हम इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहे हैं, तो ये सब मैक्रो इकोनॉमिक में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें बजटरी डेफिसिट एंड फिस्कल डेफिसिट की। जब भी हम बात करते हैं किसी भी गवर्नमेंट की, तो अगर वो गवर्नमेंट अपनी कंट्री में खर्च ज़्यादा करने लग जाती है, तो उससे पैसा बोरो करना पड़ता है। अगर वो दूसरी कंट्रीज से पैसा बोरो करने लग जाती है, तो वो डेफिसिट में चली जाती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें बजटरी डेफिसिट या फिस्कल पॉलिसी की, तो ये सब मैक्रो लेवल पर ही बात करेंगे इसकी। नेक्स्ट अगर बात करें इंटरेस्ट रेट्स की एंड मॉनेटरी पॉलिसी की, किसी भी कंट्री में अगर मनी की सप्लाई को कंट्रोल करना है किसी भी गवर्नमेंट को, तो वो इंटरेस्ट रेट को चेंज करती है और इंटरेस्ट रेट को कम या ज़्यादा करके मनी की सप्लाई को कंट्रोल करती है। तो ये भी हम मैक्रो लेवल पर ही डिस्कस करते हैं। फिर बात करें बिजनेस साइकिल्स की। बिजनेस साइकिल्स क्या होते हैं, जब किसी भी इकोनॉमी में उतार चढ़ाव आ रहे होते हैं, अगर हम बात करें बिजनेस लेवल पर, जैसे कि
रिसेशन आ जाता है, डिप्रेशन आ जाता है, बूम आता है या फिर रिकवरी होती है, तो ये सब क्या है, ये ट्रेड साइकिल्स हैं। और इनमें क्या होता है, कभी भी कोई स्टेबिलिटी नहीं रहती है। ऐसा नहीं रहता है कि हमेशा रिसेशन रिसेशन चलेगा या फिर हमेशा बूम आएगा। तो इनमें अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं और इन्हें भी हम मैक्रो लेवल पर ही स्टडी करते हैं। तो ये सब क्या है, ये हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स में इंक्लूड किए जाते हैं, तो इसलिए इन्हें बोल देते हैं कि ये स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास मेजर मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज। मतलब अगर हम बात करें कोई भी प्रॉब्लम की, उसे हम माइक्रो लेवल पर, ऐसा नहीं है कि सारी की सारी प्रॉब्लम को हम माइक्रो लेवल पर डिस्कस कर सकते हैं। कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है जिन्हें मैक्रो लेवल पर भी स्टडी करने की ज़रूरत पड़ती है। तो वो कुछ प्रॉब्लम कौन सी हैं? तो यहाँ पर फर्स्ट है हमारे पास ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसे हम मैक्रो लेवल पर स्टडी करने की बात कर रहे हैं। तो ग्रोथ की अगर बात करें तो ग्रोथ में क्या होता है, किसी भी इकोनॉमी में अगर लोग जो रह रहे हैं उन्हें खाने को अच्छा खाना मिल रहा है, रहने को घर मिल रहा है, पीने को अच्छा पानी मिल रहा है, अच्छी एजुकेशन मिल रही है, तो ये सब अगर हम बात करें तो ये ग्रोथ में आता है। अगर किसी भी कंट्री में सभी लोगों को ये सब अच्छे से अवेलेबल है तो बोलते हैं कि कंट्री ग्रोथ कर रही है। और अगर ये सब स्टेबल चलता है तो वहाँ पर डेवलपमेंट होने लग जाती है। ठीक है, तो अगर हम ये बात करें कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अगर किसी कंट्री में चाहिए, तो ग्रोथ और डेवलपमेंट को पाने के लिए किसी भी नेचुरल रिसोर्सेज या फिर एनवायरनमेंट पर बैड इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, उन्हें हार्म करके हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये सब देखना होता है। तो ये सब कहाँ, मैक्रो इकोनॉमिक की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जहाँ पर अगर हमें ग्रोथ को मेंटेन रखना है तो साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि एनवायरनमेंट पर बैड इफेक्ट ना पड़े, नेचुरल रिसोर्सेज का गलत यूज ना किया जाए। तो इसको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो ये एक मैक्रो इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट तो किसी भी इकोनॉमी की बड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर हम बात करें 1930 की, तो 1930 में क्या हुआ था, ग्रेट डिप्रेशन आया था। उस टाइम पे क्या होता, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी वो सब मंद धीरे हो गई थी, बिल्कुल रुक सी गई थी। तो वो उस टाइम पे क्या हुआ था, जो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड है वो कम हो रही थी। और अगर गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कम होती है तो इससे क्या होता है, प्रॉफिट गिरने लग जाते हैं। और अगर प्रॉफिट गिरते हैं तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है। तो उस टाइम पे जो इन्वेस्टमेंट थी वो बड़े लेवल पर कम हो गई थी। और ऐसा होने से जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और अगर हम ये बात करें कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो कि स्किल्ड है और वो अनएम्प्लॉयड है, तो ऐसा क्या है, अगर अनएम्प्लॉयड रहती है इतनी बड़ी पॉपुलेशन तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये एक छोटी प्रॉब्लम नहीं है। और अगर हम बात करें ग्रेट डिप्रेशन की, तो ये किसी एक कंट्री पर नहीं आया था, ये बहुत सारी कंट्रीज पर एक साथ आया था। तो उस टाइम पर क्या हुआ, लोग बहुत सारे बेरोजगार हो गए, उन्हें काम नहीं मिल रहा था। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई थी। तो इसलिए हम इसको मैक्रो लेवल पर स्टडी करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर हमें बात करें अनएम्प्लॉयमेंट की, तो ये किसी एक कंट्री में नहीं आती है। अगर बात करें डेवलप्ड कंट्रीज़ की या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ की या डेवलपिंग कंट्रीज़ की, तो ये सभी में ये प्रॉब्लम होती है। अगर हम बात करें डेवलप्ड कंट्री यूएस, तो यूएस में हम ये नहीं बोल सकते कि वहाँ पे हमेशा एम्प्लॉयमेंट रहती है, वहाँ पर भी अनएम्प्लॉयमेंट रहती है। और अगर डेवलप्ड कंट्रीज़ में अनएम्प्लॉयमेंट है तो उनका रीज़न हो सकता है कि गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कम है। और अगर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की या फिर डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें, वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट है, तो उसका रीजन हो सकता है प्रोडक्शन कैपेसिटी कम होना। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट तो हर कंट्री में रहती ही है, फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन सभी कंट्रीज में नहीं होती है। तो एम्प्लॉयमेंट एक मैक्रो लेवल की प्रॉब्लम थी। ठीक है, फिर बात करें बिजनेस साइकिल्स की, जैसा कि अभी मैंने बताया, बिजनेस साइकिल्स में क्या आता है, कभी रिसेशन आता है, कभी डिप्रेशन आता है, तो कभी रिकवरी होती है, तो कभी बूम। तो ये सब जो ट्रेड साइकिल्स हैं ये कभी कांस्टेंट नहीं रहते हैं, ये फिक्स नहीं रहते हैं, इनमें चेंजेस आते रहते हैं। और हम बात करें अगर रिसेशन या डिप्रेशन की, तो उस टाइम पे क्या होता है, डिमांड बहुत ज़्यादा कम होने लगती है। और अगर डिमांड कम हो रही है तो इन्वेस्टमेंट भी नहीं होती हैं, और इससे क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होने लग जाती है। और अगर बात करें रिकवरी और बूम की, तो उस टाइम पर क्या होता है, जो मार्केट है उसमें तेज़ी होती है बहुत ज़्यादा, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ रही होती है और लोगों को काम भी मिल रहा होता है, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही होती है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं बिजनेस साइकिल्स की, तो ये कभी भी एक इकोनॉमी पर अफेक्ट नहीं होता है। मतलब ऐसा नहीं होता है कि अगर हम बात करें किसी एक फर्म की और एक फर्म में अगर चेंजेस आए हैं तो बिजनेस साइकिल्स चेंज हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ये होल एक मैक्रो लेवल पर होता है। और ये कभी कभी तो ग्लोबल फेनोमिनन भी होता है, ग्लोबल लेवल पर होता है। जैसे कि हमने 1930 की बात की है, वहां पर क्या हो रहा था, वहाँ यही ग्रेट डिप्रेशन आया था। तो ये जो डिप्रेशन है ये एक बिजनेस साइकिल का ही पार्ट है ना, तो ये ग्लोबल फिनोमिनन बन गया था।
उस टाइम पर बिल्कुल लोगों को काम नहीं मिल रहा था, सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रुक गई थी। तो उस टाइम पर ही केन्स ने अपनी बुक दी थी और अपना जो थ्योरी दी थी जिसका नेम था थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट एंड एम्प्लॉयमेंट एंड डेफिशिएंसी ऑफ एग्रीगेट डिमांड। इन सब की बात की थी उन्होंने, ठीक है? तो बिज़नेस साइकिल्स क्या है? एक मैक्रो लेवल का इश्यू है, ठीक है? नेक्स्ट अगर बात करें इन्फ्लेशन की, तो इन्फ्लेशन में क्या होता है? प्राइसेज़ बढ़ने लगते हैं और प्राइसेस बढ़ रहे होते हैं। अगर थोड़े बहुत बढ़ रहे हैं तो उसे हम अच्छा मानते हैं, क्योंकि इससे प्रोडक्शन बढ़ता है, लोगों को काम भी मिलता है। लेकिन अगर इन्फ्लेशन, जहाँ पर बात करते हैं प्राइसेस बढ़ने की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाते हैं तो उसे हम बोलेंगे कि हाइपर इन्फ्लेशन हो गया है। लेकिन किसी भी कंट्री के लिए जो हाइपर इन्फ्लेशन है वो अच्छी सिचुएशन नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि अगर हाइपर इन्फ्लेशन होगा, इसका मतलब प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। प्राइसेस बढ़ने का मतलब क्या होगा? जो प्रोडक्शन करने वाले प्रोड्यूसर हैं, उनकी प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ रही है। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, अगर उन्हें काम पर रखेंगे तो वो ज़्यादा पैसा माँगेंगे, क्योंकि वहाँ पर सब कुछ हाई चल रहा होता है, तो वो पैसा ज़्यादा माँगते हैं और पैसा ज़्यादा माँगते हैं, इसका मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही होती है। और अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने लगती है, तो जो प्रोड्यूसर हैं वो डिस्करेज हो जाते हैं। वो प्रोत्साहित नहीं होती, हतोत्साहित हो जाते हैं। वो आगे काम नहीं करना चाहते, आगे प्रोडक्शन नहीं करना चाहते और इससे वो अपना इन्वेस्टमेंट को रोक देते हैं। और अगर वे अपने इन्वेस्टमेंट को रोक देते हैं, मतलब अपनी इन्वेस्टमेंट को कम कर देते हैं, तो उनकी जो मार्केट में कॉम्पिटिटिवनेस होती है वो कम हो जाती है। तो इससे हमारी इकोनॉमी पर असर पड़ सकता है। तो ये क्या है? एक मैक्रो लेवल की प्रॉब्लम है। इससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लग जाती है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा होता है और इससे इकोनॉमी में रिसेशन और डिप्रेशन की सिचुएशन आ जाती है। तो ये एक होल इकोनॉमी की या फिर होल वर्ल्ड लेवल की प्रॉब्लम बन जाती है। तो इसे हम मैक्रो इकोनॉमिक का एक इशू बोलते हैं। ओके। अगर आगे हम बात करें बजटरी डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट की, तो इसमें क्या होता है? कोई भी इकोनॉमी है जहां पर गवर्नमेंट को लोगों पर खर्च करने के लिए, अगर वो अपने लोगों की परचेजिंग पावर को बढ़ाना चाहती है, तो खर्च करने के लिए बाहर से पैसा बोरो भी करना पड़ता है। और अगर वो बाहर से पैसा बोरो करते हैं तो वहां पर कंट्री का डेफिसिट आ जाता है, उसको हम बोलते हैं बजटरी डेफिसिट आ गया या फिस्कल डेफिसिट बोल देते हैं। तो उससे क्या होता है? कोई भी कंट्री है वो आगे मूव नहीं कर सकती है, क्योंकि अगर डेफिसिट है मीन्स उसने पैसा बोरो किया हुआ है। तो बोरो किया है, अगर उस पैसे को पूरा करना है तो उसे वो क्या करेगी? रिजर्व बैंक को, हमारे अगर कंट्री की बात करें तो रिजर्व बैंक को बोलेगी कि पैसा प्रिंट करो। अगर रिजर्व बैंक ने पैसा ज्यादा प्रिंट करके दिया तो इससे क्या होगा? इन्फ्लेशन की सिचुएशन आ जाएगी, ठीक है? क्योंकि हम यहाँ पर बात करें कि लोगों की परचेजिंग पावर को बढ़ा लेते हैं और बोरो कर रखा है पैसा और उसे भी पूरा करना है, तो क्या करेंगे? प्रिंट ही कर लेते हैं नोट्स को, और नोट्स को जब ज़्यादा प्रिंट करेंगे तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन आ जाएगी और इन्फ्लेशन कई बार हाइपर इन्फ्लेशन बन जाता है, जो अच्छी सिचुएशन नहीं होती है। और क्या कर सकती है गवर्नमेंट? क्या कर सकती है? ज़्यादा टैक्स लगा सकती है। और अगर ज़्यादा टैक्सेस लगाती है तो और वो जो पैसा गवर्नमेंट के पास आता है, उस पैसे को अगर वो पब्लिक पर सीधा खर्च करने लग जाती है, सीधा खर्च का मतलब उन्हें सब्सिडी की फॉर्म में देती है, जैसे कि सब्सिडीज़ फार्मर्स को दी जाती है और पेंशन दी जाती है। मतलब इस तरह से पैसा लोगों में बाँटा जाता है, जिससे प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, बस लोगों को पैसा दिया जा रहा है। तो अगर ऐसा करती है गवर्नमेंट तो इससे क्या होता है? लोगों की परचेजिंग पावर तो बढ़ती है, लेकिन प्रोडक्शन नहीं बढ़ता है। तो इससे क्या है? ये जो सिचुएशन है ये किसी भी कंट्री के लिए एक अच्छी सिचुएशन नहीं होती है। तो ये सब क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक के इश्यूज़ है, ठीक है? अगर आगे बात करें हम इंटरेस्ट रेट्स की एंड मॉनेटरी पॉलिसी की, तो गवर्नमेंट क्या करती है? अपनी कंट्री में मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स को चेंज करती है। इंटरेस्ट रेट को कम भी कर सकती है और ज़्यादा भी कर सकती है। तो अगर हम बात करते हैं, इंटरेस्ट रेट को ज़्यादा अगर कर दिया जाता है तो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उन्हें इनकरेजमेंट नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है। अगर हम इंटरेस्ट रेट को थोड़ा और ज़्यादा डीप में देखें तो हम ऐसे समझेंगे इसको कि अगर एक प्रोड्यूसर है, वो किसी भी बैंक में जाता है और वहाँ से पैसा लेकर आता है लोन की फॉर्म में, तो उस पर अगर उसे इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ता है तो वो पैसा नहीं लेना चाहेगा। और अगर वो पैसा नहीं लेकर आएगा तो उससे वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या होगा? इकोनॉमी में प्रोडक्शन नहीं होगा। और अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो जो उनकी मार्केट में कम्पिटिटिवनेस होती है, बिजनेस कम्पिटिटिवनेस होती है, वो कम हो जाएगी। वो कम एक कंट्री में ही नहीं होगी, वो दूसरी कंट्रीज के कंपैरिजन में भी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब वो दूसरी कंट्रीज के साथ में भी
एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट नहीं कर पाएँगे क्योंकि उनकी जो प्रोडक्शन है वो पहले से ही कम हो रही है, तो ना तो एक्सपोर्ट होगा और अगर एक्सपोर्ट नहीं होगा तो हमारी इम्पोर्ट करने की कैपेसिटी नहीं होगी, तो इम्पोर्ट भी नहीं होगा और किसी भी कंट्री में इम्पोर्ट के बिना काम चल नहीं सकता क्योंकि अगर हमारी कंट्री की बात करें, तो हमें अच्छी टेक्नीक, मशीनरी अच्छी या कैपिटल गुड्स की नीड होती है, जो हम दूसरी कंट्री से इम्पोर्ट करते हैं। तो अगर हमारी एक्सपोर्ट करने की कैपेसिटी नहीं है, तो इम्पोर्ट करने की कैपेसिटी कहाँ से होगी? ठीक है, तो हमारा एक्सपोर्ट भी नहीं हो रहा और इम्पोर्ट भी नहीं हो पाएगा। तो इससे किसी भी कंट्री में स्टेबिलिटी नहीं आती है, उस पॉलिटिकल लेवल पर या सोशल लेवल पर इंस्टेबिलिटी बनी रहती है। तो ये सब क्या है? ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के इश्यूज़ हैं। तो इसे हम इंटरेस्ट रेट एंड मॉनेटरी पॉलिसी में कंसीडर कर रहे हैं। तो आई होप ये इश्यूज़ आपको समझ में आए हैं और अगर समझ नहीं आते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस कर लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम आगे के जो टॉपिक्स हमारे रहते हैं इस चैप्टर के वो हम डिस्कस करेंगे और अगर आपको लगता है कि कोई और इम्पोर्टेंट टॉपिक हमें डिस्कस करना चाहिए तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और वीडियोज़ को शेयर एंड लाइक करना मत भूलिए एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक फॉर बीइंग हियर, थैंक यू।